नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो पर अगर आए हैं तो आप लोग को 10 नंबर पक्का बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि आप लोग ये वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो को आप लोग को 45 मिनट का ये वीडियो है। ये 45 मिनट के वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप लोग को 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाता है। याद रख लीजिएगा, इसी में से हम लोग 6 निबंध लेके आए हैं और बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध लेके आए हैं। याद रखिएगा, अगर ये 6 निबंध अगर याद कर लेते हैं तो इसमें से एक न एक ज़रूर पक्का फंसेगा। अगर नहीं फंसेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इस वीडियो को तुरंत डिलीट कर देंगे। आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके ये 6 निबंध को देखते हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम फॉर्मेट देखेंगे। एग्ज़ाम फॉर्मेट जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम टाइप करके आप लोग के PDF में दिए हैं, उसी प्रकार से आप लोग को बिल्कुल कॉपी कर देना है। क्या कर देना है? कॉपी कर देना है, यानी छाप देना है। एक बार अपने कॉपी में इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, या अपना जो है राइटिंग के रूप में इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो 10 नंबर आप लोग के पक्का चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके समझते हैं और बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो सबसे पहले सर्च कीजिएगा रियल एजुकेशन टेलीग्राम पर, और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। सारा PDF आप लोग के वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बार पूछता है पर्यावरण, और पर्यावरण को किस तरह से हानि हो रहा है, ह्रास हो रहा है धीरे धीरे, वो आप लोग को पता होगा। इसलिए जो भी घटनाएं घटता है वर्तमान में, वही चीज़ ज़्यादा पूछने की चांस रहता है। तो सबसे पहले हमारा पर्यावरण हम लोग लेके आए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को कॉपी पर क्या करना है, फॉर्मेट में लिख देना है इस तरह से, ऐसे करके, और बूंदा देकर, ठीक है। आप लोग को भूमिका लिखना है सबसे पहले। दूसरा पर लिखना है क्या, समस्या, यानी जो है हमारा पर्यावरण का क्या समस्या है, उसको समाधान हम लोग कैसे करेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, यानी उपसंहार, ठीक है, उपसंहार लिखना है लास्ट में। तो इस तरह से अगर आप लोग सबसे पहले क्या लिखिएगा, तो ये चीज़ जो चीज़ पर टॉपिक पर लिखना है, वो टॉपिक के नाम 4 से 5 मैक्सिमम रहना चाहिए, 4 से 5, ठीक है। पहला आप लोग को भूमिका होगा, दूसरा क्या होगा, समस्या, तीसरा क्या होगा, समाधान, और चौथा लास्ट में कंक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक आप लोग के नाम दे देना है यहाँ पे, कि भूमिका में क्या चीज़ लिखना है, ठीक है। भूमिका मतलब होता क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिका कैसे लिखेंगे हमारा पर्यावरण पर। तो देखिए, भूमिका हम लोग लिख लिए, डाल दिए टॉपिक, और उसके बारे में लिखेंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यानी एक प्रकार के हमारा अंग है। पर्यावरण एक प्रकार के हमारा अंग है। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर किसी भी जीव के जीवन संभव नहीं है। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया, वनस्पति हो गया, जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सभी जो है हम लोग सभी चीज़ मिलकर, यानी वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, वनस्पति और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी हम लोग जितने भी जीव हैं, ये मानव के अलावा कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, उस सभी का जीव किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से हम लोग पर्यावरण पर निर्भर हैं, जैसे पवन के बिना हम लोग रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। जल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। भूमि के बिना नहीं रह सकते हैं। वनस्पति के बिना भी नहीं हम लोग रह सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो जीवन का अस्तित्व है, वो किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इतना अगर लिख दीजिएगा, ठीक है। 200 से 250 शब्द में लिखना रहता है। अब आप लोग ये 250 शब्द में लेके आए हैं, ठीक है। 200 से 250 शब्द में लेके आए हैं। तो इस तरह से आप लोग की भूमिका बिल्कुल तैयार होकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग लिखिएगा क्या चीज़, समस्या, यानी हम लोग को क्या समस्या है जिसके वजह से वन जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, आज मानव की जो है स्वार्थपूर्ण, यानी हम लोग इतना स्वार्थ हो गए हैं, गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषित तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी आज हम लोग इतने स्वार्थ हो गए हैं कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधा, चाहे जितने भी जो प्राकृतिक में दिए हुए वस्तुएं हैं, पवन है, वायु है,
ठीक है, वायु है, जल है, भूमि है, वनस्पति है, सभी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं अब स्वार्थ में, यानी स्वार्थ के चलते उसको दूषित कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको खत्म कर रहे हैं। वनों की अनाधून क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, औद्योगिकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या और प्लास्टिक के अधिक उपयोग से वायु, जल, भूमि प्रदूषित हो रहा है। इसके इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो समस्या आप लोग बिल्कुल इस तरह से अगर लिखिएगा तो आप लोग की किसी भी तरह से नंबर काटने की कोई चांस ही नहीं बनता है। तो समस्या यहाँ पे हो गया, पूरा तैयार हो गया। समस्या में वही चीज़ लिखना है जिसकी वजह से हमारा पवन यानी हमारा पर्यावरण है वो धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, इसी के टॉपिक पर लिखना है हमारा समस्या, यही होगा। तो यहाँ पे आप लोग की बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। आप लोग कॉपी में अगर कॉपी में नहीं चाहते हैं, अगर PDF चाहते हैं तो रियल एजुकेशन यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। रियल एजुकेशन सर्च करना है और रियल एजुकेशन टेलीग्राम पर, और वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा समाधान, कि अब हम लोग उसको समाधान कैसे कर सकते हैं। समस्या तो हम लोग देख लिए, तो समाधान उसको निकालना होगा। बिना समाधान के हम लोग पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें जो है सामूहिक प्रयास करने होंगे। यानी हम लोग मिलकर, एक व्यक्ति हम लोग पर्यावरण को नहीं बचाएंगे। हम लोग पूरा समुदाय, पूरा लोगों को यानी समूहों को आवश्यक होगा, तभी हम लोग पृथ्वी के यानी पर्यावरण को हम लोग बचा पाएंगे। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा, जल और ऊर्जा की बचत करना होगा, प्लास्टिक का सीमित उपयोग करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से अपनाना होगा और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ आप आम नागरिक की भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए सरकार तो जो चीज़ उतना लिमिट भर तो वैकेंसी निकाल रही है, उसी के अनुसार क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण की सुरक्षा हो रहा है, जो यहाँ पे सरकारी कार्य हो रहा है। लेकिन हम लोग को खुद से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के वायु सरकार नहीं दे रहा है, जल सरकार नहीं दे रहा है, भूमि सरकार नहीं दे रहा है, पेड़ पौधों जो है वो सरकार नहीं दे रही है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि हम लोग को खुद से जागरूक होना होगा, तभी हम लोग पर्यावरण को क्या करेंगे, संरक्षित कर पाएंगे, ठीक है, संरक्षित कर पाएंगे। तो सरकार, ये सभी चीज़ सरकार पर निर्भर नहीं करना होगा, हम लोग की पूरा खुद से भी है, यानी आम नागरिक को भी ये कर्तव्य है कि हम लोग को सुरक्षा करना होगा ये पर्यावरण को। नेक्स्ट आप लोग इस तरह से लिखेगा, लास्ट में क्या है, उपसंहार यानी कंक्लूजन। अंत में कहा जा सकता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य याद रख लीजिएगा। स्वच्छता पर्यावरण से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। यदि हम आज जागरूक होंगे तभी अनेक आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे। तो याद रख लीजिएगा, अगर आज हम लोग सुरक्षित रहेंगे तभी आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला संतान है वो सुरक्षित रहेगा और भविष्य उसका सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से अगर लिख दीजिएगा तो आप लोग को किसी भी तरह से नंबर काटने की कहीं से चांस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप लोग PDF अगर चाहते हैं तो रियल एजुकेशन सर्च कीजिएगा, फिर से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक आप लोग को लिखना है कि किस टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हैं, उसके बाद फिर टॉपिक के नाम डालना है और उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है। अगर इस तरह से लिखिएगा तो आप लोग को फाइनल में 10 में 10 आप लोग को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। एग्जाम फॉर्मेट बिल्कुल बता रहे हैं, आप लोग के बताएंगे कि हमारा हिंदी में कितना नंबर आया है, पूरा मार्कशीट के साथ आप लोग को दिखाएंगे। अगर ये इस तरह से अगर लिख देते हैं तो आप लोग को पूरा फुल नंबर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। आप लोग क्लास 10th के लिए ही नहीं, बिल्कुल आप लोग 12th में भी हैं, आप लोग 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, क्लास 10th रहें या 12th रहें, तो बिल्कुल फॉर्मेट सेम है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, टॉपिक हमारा है वायु प्रदूषण। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और पूछने के चांस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल वायु प्रदूषण ज़्यादा है और जो वर्तमान स्थिति में घटनाएं घटती है उसी पर निबंध पूछे जाते हैं अधिकतर। तो याद कर लीजिएगा, हमारा आज का टॉपिक वायु प्रदूषण है। इसको भूमिका लिखेंगे, कारण लिखेंगे, और प्रभाव और समाधान, उसके बाद कंक्लूजन यानी उपसंहार। तो ये 5 फॉर्मेट हम लोग लिखने वाले हैं, और जिस तरह से आप लोग को लिखा गया है आप लोग को उसी तरह से लिखना है। ये बिल्कुल एग्जाम में अपनी कॉपी में छापना है, ठीक है। तो इसी तरह से लिखना है, पहले लिखना है वायु प्रदूषण, निबंध लिख देना है, एग्जाम फॉर्मेट नहीं लिखना है। एग्जाम फॉर्मेट हम केवल बता रहे हैं कि इस तरह से लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पूरा टॉपिक देना है बिंदु देकर ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से या बॉल पेन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, सबसे
पहला भूमिका डालेंगे, उसके बाद कारण डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रभाव और फिर समाधान, किस तरह से हम लोग उसको समस्या को समाधान करते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आप लोग को ये याद रख लेना है टॉपिक, और सभी टॉपिक को एक बार लिख देना है, और उसके बाद फिर बारी बारी से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। टॉपिक 1 हमारा क्या है, भूमिका। तो भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसको अगर PDF चाहते हैं तो रियल एजुकेशन आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, या फिर हमारा चैनल का मेन जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट जाकर और टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भूमिका में क्या चीज़, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य तत्व है, यानी वायु बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। वायु जब तक है, यानी वायुमंडल है हमारे पृथ्वी पर, तभी जीवन संभव है। तो यहाँ पे देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य तत्व है। प्रत्येक प्राणी शुद्ध वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता है, और जब हम लोग को वायु भी चाहिए और शुद्ध वायु चाहिए, ये नहीं कि गंदगी वाला वायु जैसे उसमें धुआं हो, अनेक प्रकार के गैसेज मिला है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी अनावश्यक है। तो वैसे तत्वों को हम लोग नहीं चाहिए, वैसे यानी हम लोग को वायु नहीं चाहिए यहाँ। किंतु आधुनिक युग के मानव की गतिविधियों के कारण, यानी इतना हम लोग क्या कर रहे हैं, विकसित हो गए हैं, इतना हम लोग के क्या कर रहे हैं कि वस्तुएं को खोज रहे हैं, नए नए खोज कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो उसके कारण हमारा भी क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु की शुद्धता निरंतर घटती जा रही है, और धीरे धीरे वायु घटती जा रही है। देख रहे हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे जो है संतुलन पर्यावरण का बिगड़ते जा रहा है धीरे धीरे। जिस समय वर्षा नहीं होना चाहिए उस समय वर्षा हो रहा है, गर्मी जितना पड़ना चाहिए अनुकूलता के अनुसार गर्मी नहीं पड़ रही, आवश्यकता से अधिक हो रही गर्मी। तो यहाँ पे वायु के में हानिकारक गैसें जैसे धुआं हो गया, विषैले कणों का बढ़ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है, जो आज एक गंभीर वैश्विक यानी पूरे विश्व के समस्या बन चुका है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इस तरह से अगर आप लोग भूमिका डालते हैं तो किसी भी कोई भी एग्जामिनर हो जो आपको कॉपी को चेक कर रहा है, वो एक नंबर भी आप लोग को नहीं काटेगा, ठीक है। इस तरह से अगर लिखिएगा तो फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए। देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य तत्व है, प्रत्येक प्राणी शुद्ध वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता है, किंतु आधुनिक युग में मानव की गतिविधियों के कारण वायु की शुद्धता निरंतर घटती जा रही है। वायु में हानिकारक गैसें, धुएं और विषैले कणों का बढ़ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है, जो आज एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। इस तरह से बिल्कुल लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कारण आप लोग को लिखना है, फिर डैश देना है, और ये ब्लैक पेन से लिखना है, और ये जो लिख रहे हैं ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। इसको क्या लिखना है, ब्लू पेन से। ये ब्लैक पेन से, इन्हें की रेड है तो आप लोग रेड कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं कीजिएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ ब्लैक पेन और यहाँ ब्लू पेन यूज करना है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि कारण क्या है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है, तो उसके बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण में वाहनों से निकलने वाली धुआएं, जिससे वायु से क्या निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलती है जब ईंधन को आधा जलाया जाता है, ठीक है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से दहन नहीं किया जाता है। तो वैसे में कौन से गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो धुआं, औद्योगिकरण, कारखानों की ये जो है चिमनियाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें, प्रणाली व कचरा जलाना, कोयले और पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग तथा वनों की अंधाधुंध कटाई शामिल है। इसमें वातावरण में विषैले तत्वों की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कारण में क्या देखें, तो हम लोग के जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उससे जो धुआं निकलती है, औद्योगिकरण जो बड़े बड़े कारखाने हैं उससे जो चिमनियों से निकलने वाली धुआं है, जहरीली गैस निकलती है उसमें से। अगर कचरे को हम जलाते हैं तो उसमें से भी धुआं निकलती है, जो वायु प्रदूषण करने के कारण बनती है। कोयला या पेट्रोल को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, तो वायु प्रदूषण होने का कारण बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर कारण लिखिएगा तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से दम बहुत बढ़िया यहाँ तक चल रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से लिखना है। उसके बाद आप लोग के प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव, अगर वायु प्रदूषण हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीव जंतु, पृथ्वी जो हमारे वनस्पतियाँ हैं हमारे, उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, आप लोग को यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे समस्या को प्रभाव क्या होगा कि वायु प्रदूषण में
से मानव स्वास्थ्य पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु प्रदूषण होगा, मानव के साथ साथ पूरे जीव का भी गंभीर समस्या बन जाएगा, स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, इससे दवा, अवस्था, फेफड़ा, दामा, अस्थमा, फेफड़ा और हृदय से संबंधित रोग बढ़ते हैं। साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा जैसे समस्या को भी जन्म देती है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग प्रभाव में क्या होता है, तो सबसे पहले तो मानव में जो जो ऐसे है संबंधित है, जिससे हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, वैसे अंग को क्या सबसे पहले नुकसान पहुँचाती है। दामा हमारे फेफड़ा को पहुँचाती है। अस्थमा हमारे फेफड़ा से जितने भी संबंधित रोग है वह होगा। उसके बाद हृदय से संबंधित हमारे रक्त में विषैले तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण पृथ्वी पर गर्मी अधिक बढ़ने लगेगी। उसके बाद जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, अम्लीय वर्षा होगा। अम्लीय वर्षा होगा जिससे पेड़ पौधा क्षति पहुँचेगा, हमारा फसल को क्षति पहुँचेगा। ऐसे ऐसे बड़े इमारत है उनको क्या होगा, क्षति पहुँचेगा। तो ये बहुत प्रभाव, अगर वायु प्रदूषण हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इतना आप लोग लिख लीजिएगा, प्रभाव में बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट आप लोग को लिखना है क्या चीज़, समाधान। अब हम लोग देख लिए, पहला क्या देखें कि भूमिका देखें, उसके बाद क्या देखें, पहला भूमिका देखें, उसके बाद कारण देखें, उसके बाद कारण देखने के बाद हम लोग क्या देखें, प्रभाव देखें। अब हम लोग उसका समाधान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं समाधान, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा समाधान किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि वायु प्रदूषण को निरंतर करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। सबसे पहले वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। जैसे पर्सनल, आज हम लोग बहुत सारे जिसको ही नहीं, जैसे रहने के लिए नहीं है वो उसको ही गाड़ी है, बाइक है। हम लोग जहाँ पे आवश्यक है थोड़ा सा जाने के लिए, वहाँ से हम लोग वहाँ पे भी क्या जाते हैं, बाइक से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो सार्वजनिक हम लोग को जैसे बस हो गया और से बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं जो कि सार्वजनिक है, सभी लोगों को वहाँ परिवहन करने की लाभ मिलती है। तो वैसे गाड़ी से हम लोग जाना पसंद ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत कम होगा। स्वस्थ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अपनाना होगा और कचरा जो है कचरा ना जलाना होगा। उसके बाद उद्योगों को पर कड़े नियम लागू करना हो आवश्यक है। जन जागरूकता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं माने है कि वह अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, यानी जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो वृक्षारोपण करना होगा, सार्वजनिक परिवहन करना होगा। सार्वजनिक परिवहन जैसे बस हो गया और से विंगर, जैसे कि हम लोग को चलता है सार्वजनिक रूप से, बहुत सारे लोग बैठते हैं एक साथ, तो वैसे गाड़ियाँ का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अपनाना होगा और जो उद्योग है उस पर क्या करना होगा, बहुत कड़ा नियम लगाना होगा। और सबसे पहला बात है कि जन जागरूकता ज़रूरी है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपसंहार यानी कंक्लूजन। अब लास्ट में क्या हम लोग कह सकते हैं इसको, तो अंत में कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण रोकना हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज सचेत होकर प्रयास करें तो तभी भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन मिल सकेगी। यानी जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग वृक्षारोपण नहीं करेंगे, सामूहिक रूप से जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तब तक ये चीज़ नहीं संभव है। तो ये चीज़ आप लोग को सबसे पहले लिखना होगा। अगर इस तरह से अगर लिख देते हैं तो कोई भी एग्जामिनर हो, चाहे जितना भी काढ़ा से काढ़ा एग्जामिनर क्यों ना हो,
जो कि नंबर काटना जानता है वो भी ये पढ़ लेगा एक बार, तो आप लोग को नंबर 10 में 10 दे ही देगा। ठीक है, वो भी पढ़ लेगा। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। PDF के बारे में बता दे रहे हैं फिर से, आप लोग देखिए, सर्च करना है रियल एजुकेशन 243, यहाँ पे सर्च करना है। और अगर नहीं सर्च करते हैं तो बिल्कुल आप लोग को जाना है, मेन चैनल का डिस्क्रिप्शन रहता है, वहाँ पे लिंक दिया है, आप लोग वहाँ लिंक पर जाके और सर्च कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाल पाते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से अगर मिल जाता है तो आप लोग वहाँ पे मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाइएगा, नहीं तो आप वहाँ जाकर और उठा लीजिएगा PDF। बिल्कुल एक बार याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा। देखने वाले हैं जल प्रदूषण। ठीक है, इसके एग्जाम फॉर्मेट बिल्कुल डिक्टो आप लोग को उतारना है कॉपी पर। ठीक है, इसका PDF आप लोग चाह रहे हैं कि PDF चाहिए तो रियल एजुकेशन टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को कॉपी में लिखना है, उसके टॉपिक लिखना है। ठीक है, टॉपिक जिस चीज़ पर लिख रहे हैं उसी चीज़ को आप लोग को लिखना है। सबसे पहले भूमिका लिखना है, कारण लिखना है, प्रभाव लिखना है, समाधान, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, उपसंहार लिखना है। ठीक है, ये 5 गो टॉपिक आप लोग को बिल्कुल पहले ही कॉपी पर बूंदा देकर ब्लैक पेन से आप लोग को पहले ही दर्शा देना है, कि ताकि पता चल जाए एग्जामिनर के हाँ किस किस टॉपिक पर ये बालक लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहले कर दीजिएगा। कॉपी पर पहला काम यही होगा, पहला लिख देना है वायु प्रदूषण, J नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि निबंध है, ये एग्जाम फॉर्मेट हम केवल दर्शाए हैं। ठीक है, उसके बाद जल प्रदूषण के बाद यहाँ पे ये बिल्कुल टॉपिक लिख देना है, और टॉपिक लिखने के बाद फिर शुरू कर देना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है भूमिका से। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसका आप लोग बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं। भूमिका क्या है, बिल्कुल भूमिका आप लोग समझिएगा। भूमिका क्या है कि जल जीवन का आधार है। जल क्या है, जीवन का आधार है। जिस प्रकार से हम लोग के वायु पढ़े, वायु भी एक प्रकार के हम लोग के जीवन का आधार है, उसी प्रकार से जल भी एक प्रकार के हम लोग को जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधा सभी जल पर निर्भर करते हैं, यानी निर्भर है। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव है वो सभी जीव जल पर निर्भर है, किंतु आज मानव की लापरवाही और स्वार्थ के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम लोग इतना स्वार्थ हो रहे हैं कि प्राकृतिक में जितनी भी वस्तुएं पाया जा रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल हम लोग उसको दोहन कर रहे हैं। ठीक है, उसको केवल हम भोग रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को इसको रक्षा करना है, इसको सुरक्षा करना है, प्रदूषित नहीं करना है। जल में हानिकारक पदार्थ, रसायन और अपशिष्ट मिलकर ही जल प्रदूषित कहलाता है। यानी जब अगर किसी भी प्रकार के अनावश्यक पदार्थ जब जल में मिल जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जल प्रदूषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जल प्रदूषण, जो एक गंभीर पर्यावरण समस्या बन चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग भूमिका क्या देखें, तो भूमिका आप लोग को लिख देना है, जल क्या क्या महत्व है, ये सारे चीज़ आप लोग को लिख देना है सबसे पहला बात भूमिका में। उसके बाद यहाँ पे कारण हम लोग बिल्कुल समझिएगा कि जल प्रदूषण के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट, घरेलू सीवर का नदियों में गिरना, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक और उर्वरक, धार्मिक कार्यों में नदियों में सामग्री प्रवाहित करना तथा प्लास्टिक व कचरा जल में फेंकना शामिल है। इन कारणों से जल की शुद्धता नष्ट हो रही है। तो ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले कारखाना से जो भी रसायन निकलता है उसको हम लोग नदी में दहा देते हैं। ठीक है, नदियों में क्या कर देते हैं, दहा देते हैं। जितने भी कूड़ा कचरा घर में जो होता है उसको हम लोग नदी में दहा देते हैं। कीटनाशक छिड़कते हैं तो वो कहीं ना कहीं बरसात के पानी जब मिल जाता है नदी में तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो है पानी प्रदूषित होती है। अगर हम लोग किसी भी तरह से अगर पूजा पाठ करते हैं तो प्लास्टिक या किसी चीज़ को जलाते हैं, उसको हम लोग फिर लास्ट में क्या प्रवाहित कर देते हैं, नदी में। यही कारण है जो कि जल प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा में क्या लिखेंगे, प्रभाव। तीसरा टॉपिक क्या है, प्रभाव। तो जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हैजा, टाइफाइड, पेचिस और पीलिया जैसी जल जनित बीमारियां फैलती है।
जो है जलीय जीवों का जीवन नष्ट में पड़ जाता है। जैसे मछली और से जलीय जीव है जो कि क्या हो जाता है, वो मर जाता है, उसमें जीना उसका हराम हो जाता है और पेय जल की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर प्रभाव में अगर बात करें तो सबसे पहले कि मानव का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उसके बाद जितने भी जलीय जीव है वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी भी तरह से अगर आप लोग इसमें रोग के नाम लिख देते हैं तो रोग और से बहुत बढ़िया हो जाता है। देखिए हैजा लिख लीजिएगा, टाइफाइड, पेचिस, एपीलिया जैसी बीमारी, ये जो है जल जनित होने वाला बीमारियां है, जो कि प्रदूषित जल को हम लोग पियेंगे तो ये चीज़ होगा। तो ये चीज़ अगर लिख दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को कहीं से नंबर काटने के चांस ही नहीं बनता है। नेक्स्ट आप लोग की याद रख लीजिएगा यहाँ पे समाधान, कि अगर प्रदूषित हो गया है तो समाधान कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिएगा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन, सीवर जल की उचित व्यवस्था, प्लास्टिक का कम उपयोग, जैविक खेतों को बढ़ावा तथा नदियों के नियमित सफाई आवश्यक है। साथ ही जन जागरूकता और कड़े सरकारी नियम भी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हम सभी को क्या करना है, औद्योगिक जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको कहीं एक जगह क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सीवर जल की उचित व्यवस्था करना है। फिर उसके बाद जो सीवर यानी जो भी कल कारखाने से कचड़े निकलता है, जल निकलता है, उसको एक ठाम रखना है। प्लास्टिक को हम लोग कम उपयोग करेंगे, नदियाँ में नियमित रूप से सफाई करवाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग खुद से जागरूक होंगे, यानी हम लोग सामूहिक रूप से ये चीज़ करेंगे तभी हो सकता है संभव। यहाँ पे अगर कचड़े सरकारी नियम भी अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई भी ऐसा नियम पारित हो जाता है कि जल में कचरा फैलाना बिल्कुल सख्त माना है, तो ये चीज़ अगर ऐसा कानून किया जाए तो भी क्या होगा, हमारा जो है समाधान हो सकता है, जल प्रदूषित बहुत कम मात्रा में होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग को क्या है, उपसंहार यानी कंक्लूजन आप लोग को लास्ट में लिखना है, ठीक है। लास्ट में लिखना है कि अंत में कहा जा सकता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अंत में भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर सारा चीज़ अगर हो जाता है, पूरा पानी क्या प्रदूषित हो जाता है, तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि हम आज जल प्रदूषण को नियंत्रित नहीं करेंगे तो भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा। अगर हम लोग आज से अगर अभी से हम लोग नहीं अगर इसको नियंत्रित करेंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाला भविष्य है, वो बहुत संकट में पड़ जाएगा। इसलिए जल संरक्षण और स्वच्छता को अपनाना हम सभी को कर्तव्य है। और इस तरह से अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो बिल्कुल 10/10 मिल जाएगा आप लोग के, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये चीज़ अगर चाहते हैं पीडीएफ तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर और ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर सर्च करना है रियल एजुकेशन सर्च कीजिएगा। अगर सर्च कीजिएगा तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ उठा लीजिए। बिल्कुल जितने भी पढ़ाए हैं वो सारा चीज़ का पीडीएफ वहाँ पर डला जाता है, लीजिएगा। भूमिका को सबसे पहले हम लोग लिखना है रूपरेखा, ठीक है। रूपरेखा कि किस किस टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले टॉपिक के नाम लिखना है, ठीक है। रूपरेखा आप लोग को दर्शाना है और रूपरेखा के अंतर्गत आप लोग को 4-5 टॉपिक डाल देना है, ठीक है। सबसे पहले भूमिका डालना है या फिर महत्व भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर लिख सकते हैं आदर्श विद्यार्थी के गुण, आदर्श विद्यार्थी का क्या गुण होता है। उसके बाद आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार कैसा होता है, समाज में उसका भूमिका क्या होता है, और लास्ट में कंक्लूजन आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल 5 टॉपिक आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। कॉपी में छाप लेना है, बिल्कुल जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग के एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में उसी प्रकार से लिखना है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना बारीकी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जिस तरह से लिखे हैं उसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले कॉपी पर हेडलाइन डाल देना है, क्या चीज़, आदर्श विद्यार्थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जितना रहे वो क्वेश्चन नंबर दे देना है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे रूपरेखा लिख देना है। रूपरेखा के अंतर्गत आप लोग के 4-5 टॉपिक लिख देना है, जिस प्रकार से हम लिखे हैं उस प्रकार से। और यहाँ पे फिर उसके टॉपिक पर लिखना है, भूमिका लिख देना है। टॉपिक यहाँ पे
लिखे हैं भूमिका, और भूमिका के बारे में या महत्व के बारे में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या जो है विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो विद्यार्थी जीवन होता है वो मानव का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बिल्कुल जिस तरह से लिख रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। इसी काल में व्यक्ति का चरित्र, अनुशासन और भविष्य का निर्माण होता है। जो विद्यार्थी जीवन है उसी जीवन में चरित्र का निर्माण होता है, अनुशासन का निर्माण होता है और भविष्य, उसका आगे का क्या भविष्य है उसका निर्माण होता है। जो विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है वही आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। याद रख लीजिएगा, जितने भी चाहे गुरु हो या माता पिता हो, उनके जो भी आज्ञा को पालन कर रहा है और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पालन कर रहा है तो उस वैसे व्यक्ति को ही आदर्श विद्यार्थी कहेंगे। ठीक है, आदर्श विद्यार्थी कहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग जिस तरह से लिखे हैं उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, कहाँ पे, तो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आप लोग के यहाँ पे सेकंड है क्या चीज़, आदर्श विद्यार्थी का गुण। क्या होता है आदर्श विद्यार्थी का गुण? तो एक आदर्श विद्यार्थी अनुशासन प्रिय और परिश्रमी और समय का जो है पाबंद होता है। वह अपने शिक्षकों का सम्मान करता है तथा माता पिता के आज्ञा का पालन करता है। वह केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है बल्कि व्यवहार में भी अच्छे संस्कार अपनाता है और वह सदैव सत्य, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रख लीजिएगा कि जो है एक आदर्श विद्यार्थी का अनुशासन प्रिय होता है। ठीक है, वह परिश्रमी होता है और वह समय को बर्बादी मत करता है, यानी नहीं करता है, और यहाँ पे शिक्षकों का सम्मान करता है, माता पिता की आज्ञा को पालन करता है। तो ये उसका गुण हो जाएगा। ठीक है, ये गुण में बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये इसमें से अगर 4-5 टॉपिक भी याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग को वहाँ पे लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आगे आप लोग को क्या लिखना है, आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा और जिस प्रकार से यहाँ पे टाइप किया हुआ है उसी प्रकार से आप लोग को कॉपी में बिल्कुल लिख देना है। आदर्श विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रहता है। ठीक है, ये व्यवहार है और मन लगाकर अध्ययन करता है। वह प्रतियोगिता की भावना के साथ साथ सहयोग और सहानुभूति भी रखता है। वह नकद, आलस और बुराइयों से दूर रहता है तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है। जो है स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका व्यवहार। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे ईमानदारी से लिख देना है, जिस प्रकार से लिखे हैं उसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग को याद रख लेना है, समाज में उसका भूमिका क्या होता है। एक आदर्श विद्यार्थी का समाज में वह कैसा व्यवहार यानी परफॉर्मेंस दिखा पाता है। तो देखिएगा यहाँ पे एक आदर्श विद्यार्थी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। एक आदर्श विद्यार्थी, एक अच्छा विद्यार्थी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। वह सामाजिक कार्यों में भाग लेता है और देश के प्रगति में योगदान देने का संकल्प रखता है। आगे चलकर वही विद्यार्थी एक जिम्मेदारी नागरिक बनता है और वही जो आदर्श विद्यार्थी है वही एक प्रकार के आगे चलकर क्या करता है, अपने जो है नागरिक बनता है, जिम्मेदार नागरिक बनता है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग की उपसंहार कैसे लिखना है। तो बिल्कुल आप लोग को जो चीज़ लिखे हैं उसी के बारे में शॉर्ट लिख देना है कि अतः आप लोग कह सकते हैं कि आदर्श विद्यार्थी केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को उसके गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से अगर लिखेगा तो आप लोग को पक्का फुल में फुल नंबर मिलेगा। बिल्कुल एक भी नंबर आप लोग के नहीं काटेगा। ठीक है, तो 10 नंबर का यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लीजिए। ठीक है, यहाँ से, और फिर उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, जिस प्रकार से टाइप करके लिखे हैं उसी प्रकार से आप लोग को टाइप करना है। अगर आप लोग को हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले क्या कर देना है, आप लोग को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना है। क्वेश्चन नंबर इतना है, स्वच्छता का महत्व। उसके बाद रूपरेखा लिखना है कॉपी पर और पॉइंट बनाकर 5 गो यहाँ पे क्या कर देना है, पॉइंट डाल देना है, 5 गो टॉपिक डाल देना है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट क्या करना है, भूमिका से स्टार्ट करना है। भूमिका में क्या चीज़ लिखना है उसके बारे में आप लोग को देखना है।
तो स्वच्छता का अर्थ होता है अपने शरीर, घर और आसपास के वातावरण को साफ रखना। यहाँ से एकदम बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा, इतना अच्छा से स्टार्ट कीजिएगा तो आप लोग को एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो स्वच्छता के न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि यह एक सभ्य और स्वस्थ समाज की जो है पहचान भी है। कहा गया है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। तो बिल्कुल इस तरह से अगर लिखिएगा, अपना जो है शुरुआती कीजिएगा तो एग्जामिनर को बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आएगा, बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये बालक लिखा है, ये स्टूडेंट कुछ जानता है, ठीक है। इस तरह से अगर स्टार्ट कीजिएगा तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के यहाँ पे स्वच्छता का क्या महत्व है उस पर लिखना है। स्वास्थ्य से व्यक्ति के शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। साफ वातावरण में रोग फैलने वाला कीटाणु जो है पनप नहीं पाते हैं। स्वच्छता से मन प्रसन्न रहता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। विद्यालय, घर और सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा। इस तरह से अगर लिखिएगा कि शरीर जो है और मानसिक जो हमारा दिमाग है, अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका दोनों ठीक रहता है। अगर हम लोग ये दोनों ठीक रखेंगे लेकिन वातावरण साफ नहीं रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा। तो स्वास्थ्य आप लोग के वातावरण से ही इफेक्ट पड़ता है, आप लोग कीटाणु जो है नहीं पनप पाता है और आपका मन प्रसन्न रहता है, खुशी से आप लोग झूमने लगते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य के महत्व है। नेक्स्ट आप लोग के है स्वास्थ्य का दुष्परिणाम। अगर हम लोग अस्वस्थता का दुष्परिणाम यानी अस्वस्थ रहेगा, यानी स्वास्थ्य वहाँ पे नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या परिणाम होगा, ठीक है। तो अस्वस्थता से मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड जैसे बीमारियां फैलती हैं। गंदे जल और वायु प्रदूषण होते हैं जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इससे समाज की छवि भी खराब होती है। तो याद रख लीजिएगा अस्वस्थता के दुष्परिणाम क्या है, या स्वस्थ अगर नहीं रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या है। तो सबसे पहले अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेगी, हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होगा, ठीक है, और समाज में गलत छवि जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। ये तीसरा टॉपिक बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे नेक्स्ट है ये चौथा टॉपिक क्या करना है, क्योंकि आप लोग के देखिए 200 से 250 शब्दों में लिखने रहता है, 200 से 250 शब्दों में, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, बिल्कुल 200 से 250 शब्द हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य के उपाय, किस तरह से हम लोग स्वास्थ्य रख सकते हैं। तो हमें नियमित स्नान करना चाहिए। अगर हम लोग एक व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्तिगत में हम लोग नियमित रूप से स्नान करेंगे तो खुद को स्वस्थ रखेंगे। हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। हम लोग हमेशा क्या करना है, जब भी कुछ भी काम करें तो उसके बाद और उसके पहले भी हम लोग हाथ धोकर ही काम करें, ठीक है। कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए और खुले में शौच से बचना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए और स्वास्थ्य अभियानों में भाग लेना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग स्वास्थ्य रख सकते हैं। पर्यावरण, वायु, जल, भूमि, अपने खुद को इस तरह से आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ये यहाँ पे डाल दीजिएगा चौथा टॉपिक में ये स्वास्थ्य का उपाय। नेक्स्ट आप लोग के हैं यहाँ पे और सबसे लास्ट है कंक्लूजन लिखना है, उपसंहार लिखना है, ठीक है। किस तरह से कह सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि स्वस्थ जीवन का आधारशील है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता को अपना कर्तव्य समझे तो समाज और राष्ट्र दोनों स्वस्थ और समृद्ध बन सकते हैं। तो इस तरह से अगर कीजिएगा अपना हेड राइटिंग को और इस तरह से आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप लोग को 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, याद रख लीजिएगा। 10 में 10 पूरा फुल में फुल नंबर आप लोग को निबंध में मिल जाएगा, 1 नंबर नहीं काटने के चांस है। तो इस तरह से आंसर राइटिंग लिखना है, बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट पर बता दिए, आप लोग को जाना है इसी प्रकार से लिखना है। अभी से तैयारी करना है इसको, ठीक है। खुद से ही पेपर पर लिखना है, रोजीना टेस्ट मारना है और टेस्ट में ये चीज़ डालना है, तभी आप लोग को याद होगा और आप अच्छा से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, करिएगा। तो चलिए टॉपिक, क्योंकि यह VVI है, अगर इस पर याद कर लेते हैं तो आप लोग को 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट आप लोग के जिस प्रकार से यहाँ पे बताएंगे उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूपरेखा सबसे पहले आप लोग को दर्शाना है
और यहाँ पे रूपरेखा में 4 से 5 टॉपिक आप लोग को लिखना है। पहला भूमिका लिखना है, उसके बाद उद्देश्य लिखना है, लाभ लिखना है, चुनौतियाँ लिखना है और उपसंहार लिखना है। तो याद रख लीजिएगा, ये 4 से 5 टॉपिक आप लोग को याद रहना चाहिए, चाहे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहे, ठीक है। वायु प्रदूषण रहे, जल प्रदूषण रहे, या फिर डिजिटल इंडिया रहे, या आपका प्रिय खेल रहे, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। यहाँ पे क्या चीज़ है, 5 से 6 आपको लिख देना है टॉपिक, और उसी के आधार पर आप लोग के पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। तो आप लोग को 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए 10 में 10 आप लोग के फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, भूमिका। और भूमिका में क्या लिखना है, तो याद रख लीजिएगा डिजिटल इंडिया, ठीक है। डिजिटल इंडिया हमारा ये है क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके उद्देश्य देश के डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और सरकारी सेवाओं को आम जनता तक सरलता से पहुंचाना। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को ही की गई थी। डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी रूप में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बिल्कुल इस तरह से अगर लिखिएगा सबसे पहले कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा ये जो है महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो हमारे भारत का, ठीक है, भारत का सशक्त यानी डिजिटल को क्या करना, सशक्त बनाना और सरकारी सेवाओं में आम जनता तक पहुंचाना, यानी बहुत सरलता से पहुंचाना। इसकी जो शुरुआत हुआ था, याद रख लीजिए 1 जुलाई जो है 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ आप लोग डाल दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, भूमिका में। नेक्स्ट आप लोग का उद्देश्य क्या है, आप लोग की याद रख लीजिएगा उद्देश्य इसका क्या है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप लोग लिखिएगा क्या चाहिए कि डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य डिजिटल यानी और सरलता को मजबूत करना, प्रत्येक नागरिकों को डिजिटल जो है पहचान प्रदान करना, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी और वहाँ पे क्या है, डिजिटल सुरक्षता और गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा दिया गया। तो ये चीज़ को ये इसका क्या है, उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल पहचान एक प्रदान करता है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, उपलब्ध करा दिया। जितने भी अब फॉर्म फिलअप हो रहा है ये सब ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। जितनी भी चीज़ अब हो रही है, जितनी भी चीज़ें अब हो रही है वो सारे क्या चीज़ से हो रही है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। नेक्स्ट आप लोग की इसका लाभ क्या है, तो लाभ आप लोग ध्यान से देखिएगा। लाभ इसका क्या है, तो डिजिटल इंडिया से शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य और जो है व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। ऑनलाइन जो है भुगतान, डिजिटल लेन-देन और ई-सेवाओं से समय और धन की बचत होती है। इससे जो है पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार में कमी आती है। तो ये सबसे पहले इसका लाभ क्या है, तो आज हम लोग जहाँ मन तहाँ बैठकर, जैसे आज आप लोग वहाँ घर पे बैठे हुए हैं, किसी भी समय क्या कर रहे हैं, वो लाभ उठा रहे हैं, शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। बैंकिंग जहाँ जा रहे हैं आप लोग, खा रहे हैं, आप लोग के पास जो है धोगड़ी में पैसा भी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो भी आप लोग खा रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग यानी मोबाइल से, स्वास्थ्य से, व्यायाम, ठीक है, व्यापार से, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं आप लोग डिजिटल के माध्यम से। तो ये सारे चीज़ में बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भुगतान डिजिटल लेन देन के माध्यम से कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, समय की बचत हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रख लेना है। नेक्स्ट आप लोग के क्या है, इसका चुनौतियाँ भी है, ठीक है, डिजिटल से चुनौतियाँ भी है। वो चुनौतियाँ को क्या है, आप लोग को उसको सुधारना है, ध्यान से देखिएगा। हालांकि डिजिटल इंडिया के अनेक लाभ है, फिर भी डिजिटल शिक्षा, साइबर अपराध और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे अपराध के देखिए, अपराध भी क्या है, इससे हो रहा है, ठीक है, स्कैम कर रहे हैं लोग, मोबाइल के माध्यम से साइबर स्कैम कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ जो हैं एक प्रकार के चुनौतियाँ भी हैं। इसके माध्यम से शिक्षा भी है और अशिक्षित भी लोग यहाँ पे हो रहे हैं। इसके वजह, मोबाइल के वजह से, डिजिटलाइज के माध्यम से वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो है लोगों के भीतर आलस उत्पन्न हो रहा है, लोग दिमागी रूप से क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये चुनौतियाँ भी है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी जैसी चुनौतियाँ भी है। तो यहाँ पे ये सारे चुनौतियाँ को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, 5वां हम लोग टॉपिक डालेंगे उपसहार, और उसमें लिखेंगे क्या चीज़, तो अंत में कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला अभियान है।
ले जाने वाला अभियान है। यदि इसकी चुनौतियों का समाधान किया जाए तो भारत एक सशक्त डिजिटल राष्ट्र बन सकता है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले अगर डिजिटल राष्ट्र बनाना है तो चुनौतियां का दूर करना होगा। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग को छाप देना है कॉपी में, ठीक है। चाहे फाइनल बोर्ड हो या फिर आप लोग प्रेस्टिक सेट मार रहे हैं उसमें भी आप लोग को यहाँ पे पूरा प्रेस्टिक कर लेना है, पाना को भर देना है, ठीक है। जिस तरह से लिखे हैं उस तरह से लिख देना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा।